हेलो गाइस, दिस इज़ शुभम हियर एंड आप है मैप टू ग्राउंड में। चलिए शुरुआत करते हैं आज का डेली करंट अफेयर्स। हमारा पहला टॉपिक है फिस्कल सस्टेनेबिलिटी। फिस्कल सस्टेनेबिलिटी क्या होता है? तो गवर्नमेंट्स की एबिलिटी कि वो मैनेज कर सके अपने फाइनेंसेस को लंबे टाइम तक। मतलब कि गवर्नमेंट कितने लंबे तक चल सकता है बिना बैंकरप्ट हुए। इसके पीछे कुछ क्लॉजेस भी है। पहला है एक्यूमुलेटिंग अनमैनेजेबल डेप्थ। दूसरा है कॉन्स्टेंटली बोरिंग जस्ट टू रीपे ओल्ड लोन्स, यानी कि पहले लिया हुआ लोन्स को पे करने के लिए दोबारा लोन लेना। और तीसरा है कटिंग एसेंशियल वेलफेयर और डेवलपमेंट स्पेंडिंग, यानी कि डेवलपमेंट में जो खर्चा होना था उसे बिना काटे, बिना अनमैनेजेबल डेप्थ लिए और बिना एक्स्ट्रा लोन लिए लोन पेमेंट करने के लिए जो गवर्नमेंट अपने फाइनेंसेस को मैनेज कर पाई लंबे टाइम तक, उसे कहते हैं फिस्कल सस्टेनेबिलिटी। की इंडिकेटर क्या है इसका? तो पहला इंडिकेटर है फिस्कल डेफिसिट, दूसरा है रेवेन्यू डेफिसिट और तीसरा है डेब्ट टू जीडीपी रेशियो। तो पहला है गैप बिटवीन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू। फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू में डिफरेंस। दूसरा चीज़ इंडियाज़ FRBM टारगेट 3% ऑफ GDP। FRBM का मतलब होता है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। ये हेल्प करता है मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन करने में, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में और पब्लिक डेब्ट सस्टेनेबल रखने में। तीसरा है हमारा पेंडेमिक ईयर सॉ इट राइज शार्पली। एक्चुअली पेंडेमिक ईयर में यानी कोविड-19 का टाइम हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया था। इस वजह से FRBM टारगेट जो था वो ब्रेक कर गया था, लेकिन उसके बाद शार्पली राइज देखा गया है। सेकंड फैक्टर है रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब होता है कि ऐसा डेफिसिट, ऐसा कंजप्शन जो सिर्फ कंजप्शन के लिए हो, ना कि एसेट क्रिएशन के लिए। ये निकाला जाता है रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का सब्ट्रैक्शन करके। जब रेवेन्यू रिसिप्ट ज़्यादा हो जाए जब रेवेन्यू रिसिप्ट यानी कि इनकम कम रहे एक्सपेंडिचर से, तब उसे रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं। तीसरा इंडिकेटर है डेब्ट टू जीडीपी रेशियो। इंडिया का कंबाइंड डेब्ट जो कि सेंटर और स्टेट दोनों को मिला के 80 to 85% ऑफ GDP है। मतलब कि हायर रेशियो है और लो फिस्कल फ्लेक्सिबिलिटी है। हायर रेशियो और लो फिस्कल फ्लेक्सिबिलिटी। यहाँ दिया हुआ है कंबाइंड पब्लिक डेब्ट % ऑफ GDP। कुछ सालों में क्या ये सीन रहा है? 2015-16 में अप्रॉक्सली 69% था, 2020-21 में हाईएस्ट था 89 और 2024-25 में ये अप्रॉक्सली 81 के आसपास था। सेकेंड है नॉमिनल ग्रोथ, अप्रॉक्सली 11% है। उसके बाद आते हैं हम लोग फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट पे। ये डाटा है एंड दिस इज अबाउट प्रूडेंट फिस्कल मैनेजमेंट एज द की ड्राइवर बिहाइंड सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड्स। जैसे कि कोई आदमी लोन लेता है तो उसका एक क्रेडिट रैंकिंग होता है, उसी तरह जो हमारा देश है, जो हमारा गवर्नमेंट है, उसका क्रेडिट रैंकिंग भी होता है। और वो बेसिकली 3 ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। पहला है मॉर्निंग स्टार DRBS, दूसरा है
S&P ग्लोबल रेटिंग और तीसरा है R&I जापान। ये तीनों जो है क्रेडिट रेटिंग करते हैं, जो कि 2025 में हमारा अपग्रेड हुआ है इंडिया का। नाउ वाई इज़ द इंडियाज़ फिजिकल सस्टेनेबिलिटी अंडर स्ट्रेस। तो हमारा इंडिया का फिजिकल सस्टेनेबिलिटी स्ट्रेस में क्यों था? तो पहला रीज़न था कोविड-19 रिलेटेड स्पेंडिंग। जब कोविड-19 हुआ तो उसमें कुछ ज़्यादा खर्चा हुआ सरकार के द्वारा। दूसरा है राइजिंग इंटरेस्ट पेमेंट। तीसरा सब्सिडीज़, जो सब्सिडीज़ देती है गवर्नमेंट, जैसे गैस पे, खाना पे, फर्टिलाइज़र पे, फ्यूल पे एक्सेट्रा, इन सब की वजह से। चौथा है स्लोअर टैक्स बायोंसी इन सम ईयर्स एंड पाँचवा है स्टेट लेवल फिजिकल स्लीपेज। नाउ what are the solutions? First one is improve tax complications, that is GST efficiency. Second is disinvestment and asset monetization. Disinvestment and asset monetization. Third one is rationalize subsidies, यानी कि जो सब्सिडीज दे लेकिन रेशनलाइज मैनर में दे। चौथा है फोकस ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है कि ऐसा एक्सपेंडिचर, ऐसा खर्चा होना चाहिए पैसा का जहाँ एसेट्स का राइज हो, ना कि सिर्फ कंजप्शन के लिए हो। इसे कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। और ना कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करना चाहिए जो कि सिर्फ कंजप्शन के लिए होता है। हमारा पाँचवा है कोऑपरेटिव फिजिकल फेडरलिज्म, मीन्स सेंटर एंड स्टेट कोऑर्डिनेशन, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। दे आर सब गिवन charts: sustainable revenue buoyancy, center effective capex to GDP, and GST 2.0 reforms and impacts। यहाँ देख सकते हैं 2 रेट स्ट्रक्चर है, 18% स्टैंडर्ड एंड 5% मेरिट, 40% डीमेरिट, सीन गुड। ये सारे कुछ रिफॉर्म्स किए गए हैं हमारी सरकार के द्वारा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिया अरब लीग। व्हाट इज अरब लीग? अरब लीग है 22 अरब देशों का एक समूह। ये स्टेबलाइज हुआ था 1945 में। प्रोमोट करता है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल कोऑपरेशंस को। अब ये इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? तो पहला कारण है एनर्जी सिक्योरिटी, दूसरा इंडिया डिस्पोरा और तीसरा ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। पहला एनर्जी एंड सिक्योरिटी पे देखते हैं। तो करीब 50% इंडिया का जो क्रूड ऑयल है वो इन्हीं अरब देशों से आता है, इसमें कि मेजर सप्लायर हमारा सऊदी अरेबिया, इराक और यूएई है। बात करते हैं इंडियन डिस्पोरा की, तो अप्रॉक्सीमेटली 9 मिलियन लाइव्स गल्फ कंट्रीज़ के हैं, वो इस पर डिपेंडेंट है। मेजर सोर्स ऑफ रिमिटेंस है। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को देखें तो ट्रेड वॉल्यूम में करीब $240 बिलियन का ट्रेड वॉल्यूम है। ग्रोथ इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में, पोर्ट्स में और रिन्यूएबल एनर्जी में, जैसे कि ग्रीन एनर्जीज, विंड मिल्स, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। और चौथा है हमारा स्ट्रेटेजिक एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशंस। स्ट्रेटेजिक एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशंस दीज आर काउंटर टेररिज्म, मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड डिफेंस एक्सरसाइज। नाउ देखते हैं, ये है इन नॉर्थ अफ्रीका का मैप। इसमें दिखाया जा रहा है कि 22 अरब कंट्रीज़ जो अरब लीग का पार्ट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अप्रॉक्सली ये 22 है। इसमें कि इजिप्ट, अल्बेरिया, यूएई, यमन एक्सेट्रा, ये सारे देशेस इन्वॉल्व है। अब बात करते हैं पॉलिटिकल डायमेंशंस की।
तो पहला है सपोर्ट फॉर पैलेस्टीन, गुड टाइज विथ इज़राइल, बैलेंस डिप्लोमेसी, यानी जो पैलेस्तीन इज़राइल का जो वॉर हो रहा है उसमें भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरा है पार्टिसिपेशन इन अरब समिट एंड गेस्ट ऑफ ऑनर, ये बड़ी बात होती है गेस्ट ऑफ ऑनर अरब समिट में, कि इंडिया को दिया गया है। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है चैलेंजेस, रीजनल इंस्टेबिलिटी पहला चैलेंज, ऑयल प्राइस वॉलेटिलिटी दूसरा, और तीसरा है जियो पॉलिटिकल टेंशंस, ईरान सऊदी यमन गाज़ा। ये इम्पोर्टेंट है हमारे GS2 इंटरनेशनल रिलेशंस टॉपिक के लिए, तो प्लीज़ इसे स्किप मत कीजिए। और लास्ट में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखना ज़रूरी है। थर्ड टॉपिक हमारा है PM पोषण स्कीम। PM पोषण स्कीम जो कि अर्लियर मिड डे मील था, अब उसे नाम दे दिया गया PM पोषण स्कीम। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो न्यूट्रियस मील प्रोवाइड करना स्कूल चिल्ड्रन को। क्यों भाई, तो पहला काम है रिड्यूस क्लासरूम हंगर, इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड इंक्रीज इनरोलमेंट एंड रिटेंशन। जो हमारा पहला मिड डे मील था वो मेन कारण था इस पे, इनरोलमेंट एंड रिटेंशन पे, लेकिन अब ये इसमें तीनों इम्पोर्टेंट हो गया है। नाउ बात करते हैं कवरेज पे, यानी कि कितने को कवर करता है। तो 1 क्लास से 8 क्लास तक के सारे बच्चे को कवर करता है, जो गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल में पढ़ते हो, और ये नंबर करीब अप्रॉक्सीमेटली 11 करोड़ चिल्ड्रंस को इंक्लूड करता है। बात करते हैं न्यूट्रिशन नॉर्म्स पे, यानी कि रूल्स क्या है न्यूट्रिशन का। तो पहला है कैलोरी और प्रोटीन होना चाहिए स्टैंडर्ड से। दूसरा है जो खाना है उसमें एग होना चाहिए, दाल होना चाहिए, फोर्टाइज्ड फूड होना चाहिए और लोकल वेजिटेबल्स होने चाहिए। की फीचर्स क्या है, तो सेंटर स्टेट कॉस्ट शेयरिंग है। दूसरा है फोकस ऑन माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, यानी कि जो मेन कारण होता है मैल न्यूट्रिशन का उससे डील करना। दूसरा है सोशल एडिट्स एंड मॉनिटरिंग, एंड फोर्थ वन इज प्रमोशन ऑफ लोकल फूड हैबिट्स। व्हाट आर द चैलेंजेस, डिफ़िकल्टीज़ क्या आ रही है, तो पहला है फूड क्वालिटी इशू, खाना क्वालिटी अच्छा नहीं है। दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर गैप, ना टीचर है खाना बनाने वाला, कोई ऐसा नहीं सही से स्कूल है। एंड थर्ड वन इज़ इरेगुलर सप्लाई ऑफ इन सम स्टेट्स। ये इम्पोर्टेंट है GS2 के लिए, सोशल जस्टिस एंड ऐसे टॉपिक से। हमारा फोर्थ टॉपिक है रामसर कन्वेंशन। ये क्या है, तो ये एक इंटरनेशनल ट्रेटी है वेटलैंड कंजर्वेशन पे, इंटरनेशनल ट्रेटी है वेटलैंड कंजर्वेशन पे, जो कि साइन किया गया था 1971 में रामसर, जो कि ईरान में है। इसे ज्वाइन किया गया इंडिया के द्वारा 1982 में। रामसर साइट्स क्या है, तो वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, जो वेटलैंड्स है हमारे उनका इंटरनेशनली लेवल पे इम्पोर्टेंस क्या है। दूसरा है इंडिया हैज़ 75 रामसर साइट्स, यानी कि इंडिया में कितने साइट्स है, टोटल 75 साइट्स है जो रामेसर साइट्स है मान जाती है, यानी वेटलैंड साइट्स। लार्जेस्ट कौन सा है, तो सुंदरबन डेल्टा। कौन सा, सुंदरबन डेल्टा, जो कि गंगा ब्रह्मपुत्र और एक और रिवर है जो बंगाल में बहती है उससे बनता है सुंदरबन डेल्टा, वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा। न्यू फोकस क्या है, तो अर्बन वेटलैंड है, अर्बन वेटलैंड। अब इम्पोर्टेंस क्या होती है वेटलैंड्स की, तो पहला काम तो होता है कि ये फ्लड कंट्रोल करता है, ये फ्लड कंट्रोल करता है, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन करता है। दिक्कत क्या है, चैलेंजेस, तो पहला है इनरोचमेंट,
दूसरा है पॉल्यूशन, तीसरा है अर्बनाइजेशन और चौथा है इनवेसाइज स्पेसीज। ये चारों ही बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ये टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से GS3 के लिए इन्वायरमेंट से रिलेटेड, सो प्लीज़ इसे ना स्किप करना। नेक्स्ट वन इज़ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, NGT। NGT क्या है? तो ये एक जुडिशियल बॉडी है इन्वायरमेंटल केसेस पे। स्टेबलाइज किया गया था 2010 में, जो कि आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ पे बेस्ड है। इसका कंपोजिशन है जुडिकल मेंबर्स, यानी कि जज एक्सेट्रा, एक्सपर्ट मेंबर्स है, जैसे कि जो इन्वायरमेंट्स पे है, जो जोग्राफर्स है, सोशियोलॉजिस्ट है, साइंटिस्ट है, ये सब इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। ज्यूरिसडिक्शंस क्या क्या है? तो पहला है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। क्या है? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन या जंगल को बचाना। दूसरा है पॉल्यूशन कंट्रोल, सबसे इम्पोर्टेंट। क्लाइमेट रिलेटेड केसेस ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाट आर द की प्रिंसिपल्स? पहला है पॉल्यूटर पेज, परसुएशनरी प्रिंसिपल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। द अचीवमेंट्स क्या है, कितना आगे बढ़ चुका है काम? तो पहला है फास्टर डिस्पोजल ऑफ केसेस, हो चुका है, यानी कि जो केसेस आ रहे हैं उसका फास्ट सॉल्यूशन निकल रहा है। दूसरा है स्ट्रेंथन इन्वायरमेंटल गवर्नेंस, यानी जो गवर्नमेंट इन्वायरमेंट पे है उससे मजबूती मिली है। अगर हम बात करें कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इम्पोर्टेंट है, तो GS3 पॉलिटी इन्वायरमेंट लिंकेज पे इम्पोर्टेंट है ये। नाउ बात करते हैं विटामिन B12। अब ये क्या होता है? तो विटामिन B12 एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रेंट है। ये इम्पोर्टेंट होते हैं बेसिकली 3 चीज़ के लिए: नर्व फंक्शन, RBC फॉर्मेशन, रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन एंड DNA सिंथेसिस। अगर ये कमी हो तो क्या होगा? तो डिफिशियंसी से क्या होता है? वेजिटेरियन डाइट, मैल अब्जॉर्प्शन एंड एल्डरली पॉपुलेशन। यहाँ पे एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल दिया हुआ है, रेगुलेटर एंड रेगुलेटर्स, इसमें कुछ डाटास भी है। हायर B12 levels surprisingly regulated the impression of genes that control DNA metabolism process. Now सिम्टम क्या है B12 का? अगर ना हो और उससे कुछ जो प्रॉब्लम हो रही है उसका सिम्टम क्या है? तो पहला है एनीमिया, दूसरा है फैटिग्यू, मेमोरी लॉस एंड नर्व डैमेज। सोर्स क्या क्या है, यानी B12 किस में मिल सकते हैं? तो वो है हमारे दूध, एग, फिश एंड मीट प्लस फोर्टाइज्ड चेरेसल। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो GS2 हेल्थ एंगल से इम्पोर्टेंट है। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि लास्ट टॉपिक है, इंडिया कोस्ट गार्ड। इसका रोल क्या है? तो ये हमारे समुद्री इलाकों का रक्षा करता है, मैरीटाइम लॉ इन्फोर्समेंट करता है, कोस्टल सिक्योरिटी, सर्च एंड रेस्क्यू, एंटी स्मगलिंग ऑपरेशंस। हम लोग सब न्यूज़ में सुनते रहते हैं कि गोल्ड स्मगल को रोका है या ड्रग्स स्मगलिंग को रोका, एक्सेट्रा। जुरिस्डिक्शंस क्या है? तो टेरिटोरियल वाटर्स हम लोग जानते हैं कि अप्रॉक्सली 12 नॉटिकल माइल्स तक इंडिया के लैंड पार्ट से 12 नॉटिकल माइल्स तक समुद्र में इंडिया का पार्ट होता है। तो उस टेरिटोरियल वाटर पे हमारा जुरिस्डिक्शन होता है। दूसरा है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जिसका भी हम बात किए। की ऑपरेशंस क्या क्या है? तो पहला है एंटी पायरेसी,
क्या है? एंटी पायरेसी, डिजास्टर रिस्पॉन्स एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। ये इम्पोर्टेंट है GS 3 के लिए, सिक्योरिटी। नाउ अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं MCQ के द्वारा। तो पहला क्वेश्चन हमारा आया, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस फिजिकल सस्टेनेबिलिटी। तो पहला ऑप्शन है रिड्यूसिंग फिजिकल डेफिसिटी एवरी ईयर। दूसरा है एबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू मीट प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑब्लिगेशंस विदाउट एक्सेसिव डेब्ट। तीसरा है इंक्रीजिंग टैक्स रेट। चौथा है एलिमिनेटिंग सब्जेक्ट्स। तो इसका सही आंसर जो है हमारा बी है, यानी कि सही आंसर क्या है? बी है, एबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू मीट प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑब्लिगेशन विदाउट excessive debit. Now next topic question is given here. Take a screenshot and solve. I answer this. A high revenue deficit indicates that government borrowing is mainly used for. Answer is C, that is consumption expenditure. Now, which of the following improves long-term fiscal sustainability the most? This is capital expenditure on infrastructure. Now let's talk about India-Arab League relations. Question 4 is, India imports the largest share of crude oil from which region? We have studied before, it is absolutely Arab countries. Which is the Indian diaspora in Arab countries strategically important? This is remittance and economic ties. Now the sixth question is, which organization represent 22 Arabs? This is absolutely Arab League. Now PM Poshan scheme primarily aims to address what? Classroom and hunger malnutrition. Question 8 is, PM Poshan scheme cover students form. This is B, class 1 to 8. Which of the following is a new focus area under PM Poshan? PM Poshan में नया क्या फोकस है? तो हमारा माइक्रो न्यूट्रिशन डिफिशियंसी है। पहले सिर्फ था प्राइवेट स्कूल कवरेज, लेकिन अब क्या है? माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी। 10 क्वेश्चन, रामसर कन्वेंशन इज रिलेटेड टू कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, माउंटेन, वेटलैंड, मैरीन। क्या हमारा? वेटलैंड। बात की हम लोग सुंदरबन डेल्टा पे भी। क्वेश्चन 11 है हमारा, इंडिया बिकेम अ सिग्नेचरी टू द रामसर कन्वेंशन इन विच ईयर? in 1982. In 1982. Now, wetlands are important because they increase urbanization. No, they help in flood control and groundwater recharge. Now, what about NGT? NGT was stabilized in which year? 2010. 2010 में स्टेबलाइज हुआ था। Which principle state that the polluter should bear the cost of pollution? This is polluter pay principle. Now question 15 is, NGT primarily deals with case related to environmental protection. जैसा कि हम लोग देखे पहले भी, स्ट्रॉन्ग किया गया है और फास्ट किया गया है केसेस को। विटामिन B12 किस लिए एसेंशियल है भाई? तो नर्व फंक्शन एंड RBI फॉर्मेशन। विटामिन B12 डिफिशियंसी कॉमन क्यों होता है? तो किन किन में कॉमन होता है ये हम लोग नहीं पढ़े हैं, ये आपको सोच के बताना है। नॉन वेजिटेरियन में, एथलीट्स में, वेजिटेरियन में, चिल्ड्रेन में। ज़्यादातर ये वेजिटेरियंस में कमी होता है। क्यों?
क्योंकि हम लोग देखें कि विटामिन B12 ज़्यादा किसमें मिलता है, एग में मिलता है, मीट में मिलता है, इसी वजह से। वो बात अलग है, दूध में मिलता है, अगर दूध को सही से मात्रा में लिया जाए तो कमी नहीं होगी। नाउ नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन B12? एब्सोल्युटली मिल्क एंड एग्स। India's Coast Guard. India Coast Guard is primarily responsible for what? Coastal security and maritime law enforcement. Now last question is India Coast Guard operates mainly in international water only, inland rivers, territorial water, and is that high sea only. This is about territorial waters and EEZ, economic zone. Thank you so much.